एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। ये 2 साल जितना लोगों की उम्मीदों के लिए जाने जाते हैं, उतना ही उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिशों के लिए भी। जमीनी हकीकत को समझते हुए सरकार आसमान को छूने की लगातार कोशिशों में लगी हुई दिखती भी रही। लेकिन क्या इन कोशिशों का असर लोगों तक हो पाया है? सरकार की स्कीम्स क्या लोगों तक पहुंच पाई हैं? इन सब चीजों पर हम बात करेंगे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी। निर्मला जी, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। जब हम वाणिज्य मंत्री से बात करते हैं तो मन में पहला सवाल ये आता है कि कारोबार के लिहाज से इन 2 सालों में हम कहां पहुंचे? इन 2 साल में बहुत सारे ऐसे कदम उठाया गया जिससे मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया उसका प्रोत्साहन देने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर को जैसे आपको जानकारी है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ही है। और मेक इन इंडिया के द्वारा जॉब्स क्रिएशन भी, नौकरी ज़्यादा बढ़ाने के भी आवश्यकता भी है। हमारे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का कमिटमेंट भी है। इसीलिए मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन देने का इस रास्ता को प्राइम मिनिस्टर ने अपनाया। उसके तहत बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रही है देश के अंदर। जैसे मेक इन इंडिया का अनाउंसमेंट हुई, 22 सेक्टर में हमने एफडीआई पॉलिसी का भी खुलासा करते आए और उसमें इन्वेस्ट करने वाले के लिए आसानी से बिजनेस करने के लिए, और उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, उसको सिंप्लीफाई, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके ही एक परिणाम है कि रैंकिंग ऑफ स्टेट्स भी हुआ। स्टेट्स अभी एक हेल्दी कंपटीशन में है कि उनमें से कौन अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। ये सब मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अच्छा आगे बढ़ाने के लिए ही कार्यक्रम है। इसीलिए सरकार आने के बाद ही, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में बना, उसके बाद उसको प्रोत्साहन देने के लिए और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कदम इससे पहले सरकार ने नहीं किया है। नया सरकार आने के बाद ही उस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को इफेक्टिव रूपरेखा देने के लिए कार्यक्रम हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग की बात किया आपने, एफडीआई की बात किया। जाहिर तौर पर जब ये बढ़ेगा तो कोशिश भी यही है कि एक रोजगार भी बढ़ेगा। आपकी मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो खासतौर से आप स्टार्टअप इंडिया की काफी आप खुद उस पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लिया है उस पर। उस लिहाज से अगर हम बात करें तो वो कितना आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? स्टार्टअप इंडिया का तो प्रोत्साहन पहले से ही है, और स्टार्टअप इंडिया का इकोसिस्टम पहले से बना हुआ है, मगर जब प्रधानमंत्री के स्तर पर से उसको प्रोत्साहन मिले, लॉन्चिंग हो रही है, और सरकार का एक एक्शन प्लान स्टार्टअप में जिन जिन लोग अभी इन्वॉल्व है उनके लिए फैसिलिटेट करने के लिए सरकार क्या करने वाले हैं, इस दिशा में एक एक्शन प्लान तय करना, उसको प्राइम मिनिस्टर ही खुद लॉन्च करना। उसके बाद जो बजट आता है फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें टैक्स ब्रेक्स और टैक्स कंसेशंस देना, ये सब अच्छा इम्पैक्ट स्टार्टअप के लिए किया है। और उसको फॉलो अप करते हुए हम हमारे सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री में जितने भी अधिकारीगण हैं वो सभी जगह जा रहे हैं। स्टार्टअप ये नहीं है कि सिर्फ बेंगलुरु में रहेगा, स्टार्टअप ये नहीं है कि हैदराबाद में या तो गुरुग्राम में रहेगा। स्टार्टअप पूरे देश में जहां भी टैलेंट है, जहां भी इनोवेशन करने के लिए युवा तड़प रही है, और उनका एक कॉमन सिस्टम, एक माहौल बना सकते हैं, उस माहौल बना करके उनको रिकग्नाइज, उनको पहचान पत्र देना, और उसके बाद उनको कोई इन्वेस्ट करने वाले को ढूंढवा करके उनको कांटेक्ट और लिंक देना, ये सब बहुत मेहनत के काम है। जब एक छोटा सा ग्रुप इनोवेशन करते और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको इन सभी विषयों के ऊपर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो उनके मेन कार्यक्रम में वो ध्यान दे नहीं सकते। इसीलिए स्टार्टअप के विषय में
बाकी सब विषयों का फैसिलिटेट करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और मैं भी उसके बाद बहुत सारे अनाउंसमेंट के 3-4 महीने के बाद स्टार्टअप एरिया जहां कॉमन स्पेस वर्क स्पेस होते हैं उधर जाकर के उनसे इंटरैक्ट भी किए। उनके अनाउंसमेंट होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे फाइनेंस से और हमारी तरफ से भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। फाइनेंस की बात किया, स्टार्टअप का चूंकि अभी तक जो उद्योगों का एक माहौल था, जो नए उद्योग शुरू करने वाले, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस की होती थी। लोग सोच भी नहीं पाते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बिजनेस कैसे शुरू करें। एक आइडिया आया है, लेकिन ये आइडिया लोगों तक पहुंच पाए और सरकार और आगे आके लोगों को मदद कर पाए, इसके लिए क्या फ्रेमवर्क है? इसमें 2 पहलू है। एक है टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए नया नया इनोवेशन करते हुए कंज्यूमर को फैसिलिटेट करने वाले स्टार्टअप्स। जैसे कि अभी छोटे उदाहरण ले रहे हैं, ये सही उदाहरण नहीं हो सकता है, मगर ग्रोसरी स्टोर्स में भी आज बहुत सारे कंपटीशन आ गए हैं। घर तक पहुंचाने के लिए आप घर में बैठे हुए आपके मोबाइल से ही ऑर्डर दे रहे हैं, मगर उसका एप्लीकेशन जो होता है उसमें इनोवेटिव टेक्निक्स को उपयोग करते हुए अगर कोई स्टार्टअप आता है वो भी स्टार्टअप के इस डेफिनेशन में आ जाएंगे। मगर स्टार्टअप आजकल और ज्यादा फ्रंटियर एरियाज में भी कर रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन मेडिकल एप्लीकेशंस कर रहे हैं। एक हार्ट ऑपरेशन कहीं होती है, पेशेंट एक जगह पर, डॉक्टर भी एक जगह पर, मगर उनको अगर दूसरे जगह से एक डॉक्टर को लिंक करना है कंसल्टेंट के नाते और उनके द्वारा कोई फैसिलिटेशन होना है, इंस्ट्रूमेंट्स उसमें शामिल करना है, इन सभी विषयों में भी टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ये सब भी पेटेंटेबल, कमर्शियली यूज करने लायक चीज, पेटेंट करो और उसको कमर्शियली अप्लाई भी करो। ये सब पहलू हैं जिसमें आज सरकार पेटेंट का माहौल भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जल्दी पेटेंट करवाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, चार्ज कम करवाया और उसके बाद उसको कमर्शियली उपयोग करने के लिए कौन सा ऐसा एजेंसी आएगा उनसे भी ताल्लुक रख रहे हैं। ये सब करने के लिए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में इनक्यूबेटर लगा करके स्टार्टअप्स को उनको लिंक कर रहे हैं कि आप लोग इनसे संपर्क में रहिए और इन्वेस्टर्स भी उनसे संपर्क में आएंगे। उसका एक मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसी होती है। इनक्यूबेटर आइडियाज को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, इसको कमर्शियल वैल्यू है, ये कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। ऐसे करके स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करने वाले इंस्ट्रूमेंट बन जाता है इनक्यूबेटर। कितने इनक्यूबेटर्स की एक प्लानिंग है कि अभी लॉन्च करने के तुरंत बाद कम से कम चेन्नई का आईआईटी और आईआईएम, बाकी कोझिकोड में और बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। इसके अलावा टायर 2 सिटीज जो होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, एक स्तर नीचे वाले सिटीज में भी कॉलेजेस, 3-4-5 कॉलेजेस का भी हब बना करके क्या इनक्यूबेटर उधर लगा सकते हैं? क्योंकि क्यों ऐसे फैसिलिटी सिर्फ मेट्रोपॉलिटन टाउन में रहना है? आइडियाज और इनोवेशन 2 टायर सिटीज में भी आ सकते हैं। हमारे युवा जहां भी है वो अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेशन करने के लिए। इसलिए नंबर नए टारगेट में है, मगर जहां भी पोटेंशियल है वहां इनक्यूबेटर लगाने के लिए कोशिश हो रही है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। निर्मला जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया,
हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया। जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे। ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निर्मला जी, हम अभी बात कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया की। उसमें आपने पेटेंट की भी बात की, लोगों को रिलैक्स किया जाएगा, लेकिन अगर बड़े व्यापक पैमाने पर बात करें तो पेटेंट कानून जो अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो बात की जाती है, उस लिहाज से सरकार क्या सोचती है और क्या कदम उठाएगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में सरकार एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रही है, क्योंकि 2014 में ही 2014 नवंबर में ही एक पब्लिक थिंक टैंक बनाया हमने, जो ड्राफ्ट पॉलिसी दिसंबर में सबमिट किया, उसको पब्लिक डोमेन में लगा करके सब लोगों का इनपुट लिया। मगर ये विस्तृत चर्चा के बाद एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाए हम, वो एक चीज है। दूसरा, उससे संबंधित पेटेंट ऑफिस, उसको अपडेट करना, पेटेंट एग्जामिनर्स को रिक्रूट करना। आजकल बहुत सारी वेटिंग लिस्ट है, मैं पार्लियामेंट में बहुत सारे आंसर्स दे चुकी हूँ कि वेट लिस्ट का कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डनरीली रिक्रूटमेंट यूपीएससी के द्वारा भी और इवन ऑफ हैंड इन द सेंस जस्ट शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट के रूप में भी हम पेटेंट एग्जामिनर्स को रिक्रूट किए हैं। बहुत सारे ऐसे पेटेंट एग्जामिनर्स को ट्रेनिंग भी खत्म होने वाले हैं, इसीलिए। और नया एक और विषय है कॉपीराइट और डिजिटल इसमें जो राइट्स ऑफ कॉपीराइट, इसके विषय पूरे एचआरडी मिनिस्ट्री में थे, उसको भी वी ब्रॉट इट अंडर डीआईपीपी, इसीलिए कि एक ही अम्ब्रेला के अंडर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन सब एक ही जगह होने में हम उसको कमर्शियल एंगल से देख करके आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कॉपीराइट वाज कॉपीराइट, whoever wanted to do it they did it, मगर उसमें एक कमर्शियल एंगल भी है, उस नजरिया से उसको आगे बढ़ा नहीं। एक आपके विभाग के सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आपसे बात की जाती है तो बात उठाई जाती है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स के लिहाज से आपने उसमें एफडीआई की छूट दी है, 100% एफडीआई की बात की गई। उसके बाद सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल के लिए, बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध भी करते रहे कि अगर एफडीआई इस सेक्टर में आता है तो जो रिटेल मार्केट है उसको काफी नुकसान होगा, जो ऑफलाइन रिटेल मार्केट है। उस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं मानती हूं कि एक गलत फहमी हुआ है, क्योंकि जो एफडीआई ई कॉमर्स के विषय में हम बात कर रहे हैं, पहले तो ई कॉमर्स का डेफिनेशन क्लैरिफिकेशन के नाते हम दिए, फिर एफडीआई के बारे में बात करने के समय हम सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि जैसे रिटेल सेक्टर में रहता है, सिंगल ब्रांड हो या होलसेल के लिए होलसेल, बिजनेस टू बिजनेस हो, उसके लिए एफडीआई अलाउड है। एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में अलाउड नहीं है। वैसे ही इधर ई कॉमर्स में भी मार्केट प्लेस मॉडल के लिए एफडीआई ओपन कर रहे हैं। मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब क्या है? एक होलसेल बायर है, होलसेल सेलर, वो एक जगह पर आकर के पोर्टल के द्वारा खरीदेंगे, मगर एक सेलर रिटेल कस्टमर जैसे आप हो, मैं हूं, जाकर खरीद नहीं सकते अगर एफडीआई इन्वॉल्व होगा। सो एफडीआई ई कॉमर्स में हम सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल के लिए, बिजनेस टू बिजनेस के लिए ही ओपन किया है। इसलिए मैं मानती हूं गलत फहमी ही ज्यादा इसमें फैल रही है। इस पे टैक्स की भी बात की गई, आपने भी पार्लियामेंट में इस बारे में जवाब भी दिया। एग्जैक्टली है क्या कि इसका जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो कैसे ई कॉमर्स को उसके दायरे? ई कॉमर्स में टैक्सेशन के विषय में जब तक जीएसटी बिल पारित ना होता, स्टेट्स में भी इसका अधिकार बनता है टैक्स करने के लिए, क्योंकि ये भी चल रही है कि बहुत सारी ई कॉमर्स फर्म्स शायद गुड्स को स्टोर कर रही है, मतलब गोडाउन्स में रख रहे हैं, वेयर हाउसेस चला रहे हैं, और उनसे वेयर हाउसेस से लॉजिस्टिक कंपनीज को भी चला रहे हैं।
ये सब होने में वो सिर्फ ई कॉमर्स फर्म्स है कि रिटेल भी कर रहे हैं या वो लॉजिस्टिक्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब ग्रे एरिया आ जाता है। इसीलिए स्टेट्स में हर एक स्टेट उनके अपने अपने इंटरप्रिटेशन लेकर के कई स्टेट्स में इनके ऊपर टैक्स भी लगा रहे हैं। सेंटर से इसके ऊपर बहुत चर्चा भी हुई, स्टेक होल्डर्स को बुला करके बात भी की है हमने, एक लेवल तक क्लैरिफिकेशन इश्यू करवाई ई कॉमर्स के ऊपर। टैक्सेशन के विषय में अब तक स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स कर रहे हैं, हर एक उनके अपने अपने दृष्टिकोण से, मगर जब जीएसटी आएगा ये सब होपफुली अंडर एक ही अम्ब्रेला हो जाएगा। WTO की ये बात करते हैं कि चाहे दोहा की बात करें, बाली की बात करें, नैरोबी की बात करें, जिसमें आपने काफ़ी कोशिश की बहुत कुछ लाने की, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कुछ हासिल नहीं कर पाती हैं। खासतौर से अगर हम बात करें चाहे सब्सिडी की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, उस लिहाज से कहाँ पहुँचा है भारत और आगे क्या उम्मीदें हैं? फूड सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी संकोच नहीं है मेरे मन में कि हम पीस क्लॉज ले आने के बाद इस सरकार नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल उनके प्रयत्न की वजह से पीस क्लॉज ले आए हम। बाली में एग्रीमेंट हुआ 2013 में, उसमें हमें लगा कि फूड सिक्योरिटी का गारंटी नहीं है अगर 2017 में फूड सिक्योरिटी का परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता। उस हालात में तब कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए पहले से ही 2014 से ही प्रधानमंत्री जी के खुद की इंटरवेंशन के वजह से पीस क्लॉज हमें मिला है। अभी 2017 क्या, उसके बाद जब भी परमानेंट सॉल्यूशन आएगा फूड सिक्योरिटी के, तब तक हम आराम से रह सकते हैं, हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं, हमारे किसानों के लिए जितने भी सपोर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसीलिए वो पीस क्लॉज आने के बाद फूड सिक्योरिटी के विषय में हमें कोई भी ये बात बोल नहीं सकते, अरे पीस क्लॉज में हमें फूड सिक्योरिटी में आपने क्या किया। बिल्कुल हमारे वजह से, इस एनडीए सरकार की वजह से, प्रधानमंत्री जी की खुद की कोशिश की वजह से पीस क्लॉज हमें मिला है, जिसके तहत हम आराम से वो ब्रॉडर एमएसपी सपोर्ट और प्रोक्योरमेंट एफसीआई गोडाउन में रख के पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ये सब आराम से चल सकता है। सो फूड सिक्योरिटी के बाद हो गया है। अभी दूसरा आप विषय उठाए कि सब्सिडी अब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के लिए इस देश में कभी दिया नहीं है। इसको कारण मैं बोलती हूं, जब इसका डिस्कशन बहुत सालों पहले WTO में हुआ, हमारे देश में सब्सिडी देने का उस समय उतना ये नहीं था, इसीलिए उस समय के नेगोशिएशन में सब्सिडी के विषय भारत देश के तरफ से कुछ बोला ही नहीं गया। अभी भी जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के लिए जो सब्सिडी की बात इस बार नैरोबी में हुई, उसमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के अलावा भारत देश में हम कुछ नहीं देते, वो भी कॉटन के विषय में। सिर्फ सब्सिडी भारत देश के वजह से डेवलप्ड कंट्रीज तो तुरंत हटाना चाहिए सब्सिडी जो देते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए। वो सब्सिडी जब तक देते रहे हम एक्सपोर्ट करने पाए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। वो सब्सिडी दे रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे, पहले से ही नहीं देंगे। इसीलिए वो मार्केट में पहुंच के, हर एक मार्केट में हमारे किसान के प्रोडक्ट कुछ भी मार्केट पहुंचना मुश्किल समझा, इसीलिए पहुंच नहीं पाए। हमारे नेगोशिएशन की वजह से ये एडवांस्ड कंट्रीज सब्सिडी जो दे रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए, वो तुरंत हटाना पड़ा। नायरोबी मीटिंग के तुरंत बाद एडवांस्ड देशों का सब्सिडी जो जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए, वो बिल्कुल रुक गए। अभी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं एट उनके अपने अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। सब्सिडी कुछ नहीं चलता। छोटा सा जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हम देते थे वो भी तुरंत हटाने के लिए नहीं, हम जैसे देशों के लिए 17-18 तक टाइम मांगा, हम वो माना है WTO ने। सो ये हुआ सब्सिडी के विषय में।
लेकिन अगर हम पूरे विश्व को एक निगाह से देखें तो जितने WTO में कोई भी देश कोई खास नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। इस वजह से FTA का काफी अलग अलग इलाकों में FTA का जोर बढ़ रहा है। भारत अगर इस लिहाज से कहें तो किस तरफ सोच रहा है, क्या उसका भी कोई इंक्लिनेशन है? हाँ जी, बिल्कुल, हम भी बहुत सारे FTAs के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये सच है कि बातचीत बहुत दिन से किसी देश के साथ चल रही है, कम दिन से किसी और देश के साथ चल रही है, मगर बातचीत चल रही है और हम भी जल्दी से जल्दी इसको कंक्लूड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर इसमें क्यों इतना टाइम लगता है? इसलिए लगता है कि भारत देश एक बड़ा मार्केट है, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी डिमांड है। हम बहुत उत्पादन कर रहे हैं, वीट का, गेहूं का, मैं उदाहरण ले रही हूँ, चावल का उत्पादन अच्छा होता है। फिर भी जिनसे हम बात कर रहे हैं FTA के लिए, वो भी मांग रहे हैं गेहूं वो आयात करने के लिए, वो भी मांग रहे हैं कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज भारत में उनका सेल हो, दूध के लिए, मक्खन के लिए वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। क्या FTA जल्दी से हम कंक्लूड करना है, इसीलिए ये सब मैं ओपन करूं, हमारे किसान को नुकसान करवाऊं? वो तो नहीं संभव है। ये एक विषय ऐसा है। दूसरा, हम अच्छा सफलता से बहुत एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर में इतना बढ़िया छोटा छोटा कार हमारा तैयार होता है, उसमें अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में हमारे छोटे कारों के लिए बहुत मार्केट है। एडवांस कंट्रीज में भी हमारे छोटे कारों के मार्केट है। मगर हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स का भी डिमांड है, क्योंकि भारत देश में ये भी बोल सकते हैं, दुनिया में जहां भी गाड़ियां हैं उसमें कम से कम एक पार्ट भारत देश में बनाया हुआ है। इसीलिए एक्सपोर्ट करने के लिए ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर तड़प रही है कि हमारे FTA करो, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मगर वो लोग चाहते नहीं है कि नहीं आपके ऑटो सेक्टर इधर आकर के पूरे फ्लड करेंगे आपके, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीप है, इफेक्टिव है, मगर क्वालिटी हाई है। वो डरते हैं इससे। मैं उनसे जबरन इसको कैसे खींच लूं, वो तो नहीं होने वाले, मगर धीरे धीरे से बात करना है। टेक्सटाइल हमारे सेक्टर है, वो भी मार्केट चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मार्केट बांग्लादेश ले लिया, क्योंकि उनका लेबर चीप है। इसीलिए फ्री ट्रेड एरिया और एग्रीमेंट के लिए एक विषय नहीं, दो विषय नहीं, हर एक विषय में ध्यान दे करके नेगोशिएट करना पड़ता है। कुछ देना है, कुछ लेना है, मगर देने वाले चीज में हम ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि आखिर वापस मैं पार्लियामेंट में जाऊं तो खड़े होकर के इस भारत देश को मेरे वजह से नुकसान कुछ नहीं हुआ, ये तो बोलने लायक रहना चाहिए। ये नहीं है कि दे दिया, वापस आने के बाद बिल्कुल नुकसान और फायदे की भी बात हुई दोनों देशों। हम चाइना की बात करना चाहेंगे। आपने पार्लियामेंट में हालांकि बोला है, इसका जवाब दिया है, लेकिन ये आज से नहीं, बहुत दिनों से, सालों से ये समस्या रही है चाइना के जो सामान आते हैं उसकी डंपिंग की, और खासतौर से अब तो हानिकारक जो सामान आ रहे हैं उस लिहाज से सरकार अब क्या कर रही है? एक है कि हाँ, बहुत ही इम्पोर्ट होता है चाइना से, और ऐसे चीजों का इंपोर्ट भी होता है जो हमारे देश में बनाते हैं हम, मगर वो चीप है इसीलिए हम इंपोर्ट करते हैं। कंज्यूमर का मानसिकता ये भी है कि हाँ अच्छा लगता है, चीप भी है, क्यों ना है खरीदें, उसको हम गलत ठहरा नहीं सकते। मगर अगर उसका क्वालिटी इतना कम है, हम उसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? हमारे देश में हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करना है। ये नहीं है कि आज चाइना से बहुत ज्यादा आ रही है और मैं ये बोलूं कि आपकी क्वालिटी अच्छा नहीं है, बंद करो। मगर क्वालिटी अच्छा नहीं है बोलने से पहले क्या है वो क्वालिटी जो आप मानने को तैयार है, इसको तो कागज में दिखाओ। अगर दिखाने के लिए कुछ होना है तो उस मंत्रालय से एक ऑफिशियल नोट आना चाहिए कि ये क्वालिटी हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर भारत देश में बनाया हुआ चीज हो, भारत से बाहर से आए हुआ चीज हो, स्टैंडर्ड एक होना चाहिए जो हमारे कंज्यूमर के लिए अच्छा है, हानिकारक नहीं है। मगर हमारे देश में मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि स्टैंडर्ड्स, स्टेटेड स्टैंडर्ड्स नहीं है। सो मैं चाइना से अगर
मान लीजिए क्यों चाइना, कहीं और से भी पुअर क्वालिटी का एक चीज आता है, उसको रोकने के लिए मेरे हाथों में कुछ ऐसे क्या बोलते हैं टूल नहीं है जिससे मैं खड़े होकर के बोल सकते हैं आई एम सॉरी दिस इज पुअर क्वालिटी, डोंट गिव इट टू मी। ये बोलने का क्षमता हमारे पास नहीं है। इसीलिए अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के तरफ से हर मंत्रालय से बात कर रहे हैं कि प्लीज आपके वस्तुओं जो भी हमारे आपके मिनिस्ट्री संबंधित है उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाओ, जिससे हमारे स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा और आने वाले चीज का अगर गलत स्टैंडर्ड्स आता है उसको रोकने के लिए वो काम में आएगा। एक्सपोर्ट की बात छिड़ी है तो अभी जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती सरकार की इस समय यह है कि एक्सपोर्ट काफी गिरा है बिजनेस का, तो निश्चित तौर पर इसको चिंता के तौर पर देखते हैं या इससे अलग कोई आशाजनक कोई चीज दिख रही है? मैं सिर्फ ये बात पहले शुरुआत में ही बोलूं कि एक्सपोर्ट के विषय में हम एक नजरिया से सब सेक्टर को ना देखें, क्योंकि आज के माहौल में जहां इंटरनेशनली डिमांड कम होते जा रही है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ भारत देश का चीजों के लिए नहीं, चाइना का इंपोर्ट भी घट रही है, कहीं और भी घट रही है, मगर चाइना हमसे बहुत आगे है, इसीलिए मैं वैसे कंपेयर नहीं कर रही हूं। मगर डिमांड कम हो रही है पूरी दुनिया में। अगर कम हो रही है फिर भी हमारी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें गिरावट नहीं हुई, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लेदर सेक्टर है, रेडीमेड गारमेंट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, जूट प्रोडक्ट्स है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। मगर हाँ, टोटल वैल्यू रियलाइजेशन जो होता है, आज 100 चीजें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, परसों भी ऐसे ही किए, 2 साल पहले भी ऐसे ही किए, नंबर ऑफ और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स गिरा नहीं है, मगर उससे जो पैसा रियलाइजेशन होता है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनली करेंसी का गिरावट हो रही है, वोलेटिलिटी इन इंटरनेशनल करेंसी, और कमोडिटी प्राइसेस भी कम होते जा रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होते जा रही है, आप इसीलिए आपके एक्सपोर्ट का भी वैल्यू कम हो रही है। और ऐसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट हम करने के समय उनका करेंसी का अगर डिवैल्यूएशन होता है, उस देशों से हम रियलाइजेशन कम कर रहे हैं। इसीलिए मिक्स्ड पिक्चर है। हाँ, मैं मानने को तैयार हूं कि सेक्टर्स बहुत सारे में एक्सपोर्ट रियलाइजेशन कम हो गया है, उसके लिए हम बहुत सारे उस सेक्टर से तालमेल रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके लिए कुछ छोटे शॉर्ट पीरियड में कुछ हेल्प करना है, वो सब करते जा रहे हैं। मगर ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल करेंसी, ग्लोबल कमोडिटी की वजह से सिर्फ भारत देश में नहीं, दुनिया में बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा और क्या चुनौती आप देखती हैं पॉलिसी मैटर पर, जब आप अपने किसी पॉलिसी को लेकर पास कराने के लिए संसद में जाती हैं, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो क्या उसको भी आप चुनौती के तौर पर देखती हैं? क्योंकि विजन बहुत लंबा है और जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर की तरह दिखता है। स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते वो बात तो है, लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस और ज्यादा होने में और संतुष्टि रहेगी, मगर जितने लोकसभा में पारित हुआ उसमें से कुछ ऐसे बिल्स हैं जो राज्यसभा में अटक गए हैं। अगर राज्यसभा में भी वो क्लियर होता है, देश के इंटरेस्ट में क्लियर होता है, तो हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल आखिरकार एनडीए के लिए या तो एक मिनिस्टर के लिए या तो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं पास होता, देश के लिए पारित होते हैं। इसमें सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसका बिल का सब्सटेंस क्या है, विषय असल में क्या है चीज, उससे किसका नुकसान होने वाले, किसका बेनिफिट होने वाले, इसको थोड़ा अध्ययन करने के बाद पॉलिटिकली उसका पॉलिटिकल खेल में ना डालते हुए आगे देश बढ़ाने के लिए पारित करना उचित मैं समझती हूँ। निर्मला जी, आप चाहे पार्टी के फ्रंट पे हो, चाहे संसद में हो या सरकार के जो भी मामले होते हैं, आमतौर पर आप एक शील्ड बन के सामने आती हैं, वैचारिक तौर पर उसको सामने रखती हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत सवाल ये है कि बहुत कम समय का आपका पॉलिटिकल जो कैरियर रहा, कम समय का रहा, लेकिन आज आप इतने ऊंचे स्थान पर बैठी हैं, प्रधानमंत्री आप पर इतना भरोसा करते हैं।
इसके पीछे किसका योगदान है, या क्या कैसे मन में पॉलिटिक्स का आया और इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँचने का जो सफर है, किसको योगदान देना चाहिए? पार्टी का। बिल्कुल पार्टी के बिना में इतनी दूर पहुंचना मुश्किल है। और पार्टी ऐसे पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मैं सचमुच बोल रही हूँ, इसमें आप नया हो, महिला हो या दक्षिण भारत से आ रही हो, ऐसे फर्क नहीं देखते हैं। सचमुच आप काम करने के लिए तैयार है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसीलिए मैं मानती हूँ मेरे पार्टी का पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ और उनका क्रेडिट देती हूँ, उनकी वजह से मुझे अवसर मिला है। और मंत्रालय में और मंत्री परिषद में आने का प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और उनको मैं धन्यवाद कहना चाहिए कि मेरे ऊपर इतना भरोसा है और इतने बड़ा जिम्मेदारी दिए हैं। और उनसे मैं प्रेरणा ज़रूर लेती हूँ कि उन जैसे मैं काम करने का क्षमता रखना चाहिए। वो विदाउट ब्रेक, विदाउट छुट्टी वो काम करते रह रहे हैं, उसमें 1/10 में कर पाऊंगी तो इट विल बी अ ग्रेट सर्विस टू हिम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आगे आने वाले 3 सालों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस भरोसे के साथ इस सरकार को जनता लाई है वो भरोसा पूरा हो सके और लोगों के सपनों को पंख लग सके। दूरदर्शन से बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। और मैं इस मौका को सदुपयोग करते हुए आपके चैनल के द्वारा भारत देशवासी सभी को आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि हम कमिटेड टू वर्क हैं और हमारे जितने भी मैनिफेस्टो के द्वारा जनता के सामने आए थे 2014 में, उन सभी वायदों को पूरे करने के लिए हर दिन हर रात हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार उनके भरोसा, जनता उनके ऊपर जो भरोसा रखे हैं उसको कभी भी वी वोंट ट्रीट इट लाइटली। धन्यवाद।